लेटेस्ट खबर यह है कि इसराइल की वॉर कैबिनेट ने ईरान पर हमले को हरी झंडी दे दी। कल तक यदि आप विभिन्न इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स देख रहे थे तो अधिकतर बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि युद्ध के बादल टल गए, क्योंकि जो बाइडेन ने बड़ी सख्ती से इस्राएली पीएम नेतन्याहू से कह दिया है कि वो किसी भी प्रकार की बदले की कार्रवाई करने से गुरेज कर। लेकिन हमने तो 31 दिसंबर 2023 को रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरे प्रोग्राम घूमता आईना में इस तरफ इशारा कर दिया था, जिस समय अनेक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसराइल गज्जा पट्टी के निहत्थे शहरियों पर क्यों हमले कर रहा है, क्यों जुल्म इस लेवल पर किया जा रहा है कि स्कूलों और अस्पतालों को नहीं छोड़ा जा रहा, क्यों महिलाओं और बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। उत्तर गाजा के शहरियों से कहा जा रहा था कि वो दक्षिण की ओर पलायन करें तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो लोग दक्षिण की ओर पलायन कर रहे थे उन पर भी हमले हो रहे थे। पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा था और सहायता सामग्री पाने के लिए जमा हुए भूखे बेसहारा फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाई जा रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। 31 दिसंबर 2023 को हमने एकदम साफ कह दिया था कि ये सब ईरान को चुटकियां ली जा रही हैं कि उसको युद्ध में आने के लिए भड़काया जा सके, मजबूर किया जा सके। ऐसे ही हुआ, ऐसे हालात तक उसको ले जाया गया कि वो वापस हमला करने पर मजबूर हुआ। और अब आप देखिएगा कि समय के चलते और देश जो अब तक इसराइल को खामोश करने के लिए लगे हुए, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे आने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे और बेगुनाह इंसानों की जानें नहीं जाए, लेकिन जिस ओर हालात बढ़ते दिखाई दे रहे थे हमने उसकी ओर एकदम साफ शब्दों में इशारा कर दिया था। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरे इस प्रोग्राम में अनेक बार खबरों के रूनुमा होने से पहले खबरों की जानकारी आपको दी जाती रही है, और ये बस एक और उदाहरण है। जो लोग फॉल्स फ्लैग अटैक की थ्योरी को नहीं मान रहे थे, जिसके कारण यह तमाम युद्ध शुरू हुआ और हालात यहां तक पहुंचे, वे 13 अक्टूबर 2023 को मेरी स्टोरी देख सकते हैं, जिसका टॉपिक था पैलेस्टीन इसराइल युद्ध में भारत कहां और क्यों। हालांकि उस समय इस ओर केवल इशारे ही किए थे, क्योंकि उस समय तो भारत सरकार इसराइल से अपनी दोस्ती में इस कदर आगे बढ़ी दिखाई दे रही थी कि कई लोगों पर एफआईआर तक हो रही थी। साफ है कि सब कुछ मिडिल ईस्ट में इकलौती बची ताकत को हाशिए पर लाने के लिए रचाया गया खेल था। कुछ समय बाद, शायद कुछ वर्षों बाद, आपको यह भी पता चले कि यूक्रेन का युद्ध रशिया को उधर ही उलझाने के लिए खड़ा किया गया था, ताकि जब इधर वाली कार्रवाई हो तो रशिया इधर का रुख करने से पहले 4 बार सोचे। कुछ भी आगे बोले बिना सिर्फ आपको कुछ हिस्से दिखाते हैं 31 दिसंबर 2023 को अपलोडेड हमारी स्टोरी के। इसको देखिए और चैनल यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तब तो कर ही लीजिए। क्या आपने सोचा था कि यूक्रेन रशिया युद्ध इतना लंबा चल जाएगा? परंतु यूक्रेन तो एक फ्रंट है, उसके पीछे दूसरे अनेक देश हैं जो यूक्रेन को हथियार और भाड़े के सिपाहियों से सहायता कर रहे हैं। तमाम यूक्रेन आग में झुलस गया, परंतु अपने अपने खेल खेलते देश अपना खेल खेलते रहे। यही हाल उस युद्ध का है जिसको आप इसराइल हमास युद्ध कहते हैं। दरअसल ये इसराइल हमास युद्ध है ही नहीं। आज हमको बताएंगे क्या है इस युद्ध का असली कारण, कौन है जो इस युद्ध में खींचे जाने के कगार पर है। अब सुनिए आगे का खेल, जिससे साफ हुआ जाता है कि सारे युद्ध के पीछे का मंशा क्या था। क्या आप अब तक समझ पाए थे कि क्यों अपना गुस्सा दिखाकर इसराइल गाजा पर हमला करके उसको तबाह करता आ रहा है? लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। पहले ही 140 मील के क्षेत्र में 22 लाख लोग रह रहे थे। इसराइल ने घोषणा की उत्तर गाजा खाली कर दिया जाए। उत्तर गाजा पर अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। अस्पतालों में सुरंगों और हथियारों की घोषणा की ताकि दुनिया खामोश होकर बैठी रहे, उसको और प्रोपेगेंडा के जरिए खामोश बिठाया जा सके, अपनी बात को, अपने हमलों को सही साबित किया जा सके। प्रोपेगेंडा यहां भी अपना खेल दिखा रहा था, पर असल में हकीकत यह थी कि उत्तर गाजा से लोग दक्षिण की तरफ भागे तो दक्षिण पर बम फेंक दिया, उन पर बम फेंक दिया जो भाग रहे थे, इसलिए कि आपने उत्तर गाजा को खाली करने का हुक्मनामा जारी कर दिया था। अस्पतालों में सुरंगों और हथियारों की घोषणा तो होती रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना तो सुरंगें मिली और ना ही हथियार मिले। प्रोपेगेंडा यहां भी, जैसा हमने बताया, अपना खेल दिखा रहा था और इसराइली फौजियों के हाथों बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे थे। कोई कारण नहीं समझ में आ रहा था, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, सिवाय इसके कि दुनिया को गुस्सा दिलाया जा रहा था। हमास और फिलिस्तीनियों के संरक्षक बन रहे ईरान को, हूतियों को, हिजबुल्लाह को
गुस्सा दिलाया जा रहा था कि वो भी युद्ध में कूद पड़े। क्यों? क्योंकि यही तो मंशा थी। जो बाइडेन पीछे खड़े थे, बार बार बातचीत भी कर रहे थे जैसे बड़े शुभचिंतक हैं शांति के, परंतु युद्धबंदी की कोशिशों को वीटो भी कर रहे थे। ईरान फिर भी गुस्से में नहीं आया, सामने नहीं आया। शायद जान रहा था कि सारी कोशिश के पीछे उसके खिलाफ घेराबंदी करना है। जब यूएस ने अपने जहाज उस इलाके में खड़े करके धमकी दी तो भी मंशा यही था कि ईरान कूद पड़े, परंतु अभी तक ईरान नहीं कूदा है। आप कह रहे होंगे कि हम सब कुछ कयास पर कह रहे हैं, केवल अनुमान पे कह रहे हैं। आइए कुछ और सबूत देते। ईरान जान रहा है कि इराक तबाह हो चुका, सीरिया तबाह हो चुका, लीबिया को जिस तबाही के मुहाने पर खड़ा किया गया था वो युद्ध अभी भी जारी है। अफगानिस्तान में वर्षों बैठे रहने के बाद यूएस बस कुछ ही समय पहले छोड़कर निकला है। एक देश जो तमाम सैंक्शंस के बाद भी बचा रहा बड़ी तबाही से, वो ईरान है। अब ईरान को घेरना मंशा है। यूक्रेन युद्ध का मकसद रशिया को उधर उलझाए रखने का था, ताकि जब इधर मिशन छेड़ा जाए तो रशिया मैदान में ना आए, क्योंकि रशिया ने पहले भी सीरिया में तख्ता पलट की कोशिशें फेल कर दी थी। यूएस कहने को तो सीरिया में आईसिस के खिलाफ लड़ रहा था, परंतु वो आईसिस के ठिकानों को ध्वस्त कर पाने में नाकाम था। यूएस जैसी ताकत आईसिस के ठिकानों को ढूंढ ही नहीं पा रही थी जब तक कि रशिया मैदान में नहीं कूद गया। फिर आईसिस पर जो हमले हुए तो यूएस को भी मजबूरीवश रशिया का साथ देना पड़ा। अब कैसे कह सकता था कि अब तक हम तो बस खेल ही कर रहे थे। उस समय भी सीरिया को ध्वस्त करके ईरान की प्रॉक्सी को समाप्त करना था, परंतु रशिया ने वो खेल खराब कर दिया। बशरुल असद आज भी सीरिया में गद्दी पर बैठे। अब प्लान था कि रशिया यूक्रेन में फंस जाएगा तो इधर नहीं आएगा, परंतु यूक्रेन के युद्ध से रशिया निकल आया और यूएस स्वयं यूक्रेन में अपने हाथ जला बैठे। यूक्रेन के युद्ध में यूएस द्वारा हिमायत जेलेंस्की या यूक्रेन वासियों के प्रेम में तो नहीं की गई थी। आज यूक्रेन का साथ यूएस ने छोड़ दिया है। जेलेंस्की यूएस आदि का दौरा करके हिमायत मांग रहे हैं, परंतु अब वैसी हिमायत नहीं मिल रही। दो और सबूत देते हैं दिखाने के लिए। गाजा पर चल रही बमबारी ईरान को युद्ध में खींच लेने की है। हजारों बच्चों और महिलाओं पर बमबारी इसलिए हो रही है कि अब तो गुस्सा दिखाओ और आओ हमारे सामने। इस्राएल के फौजी भी तो गाजा में मारे जा रहे थे। फिर क्या तुक बनता था कि अचानक इस्राएल हमला करके सीरिया में ईरानी कमांडर सैयद मूसवी को कत्ल करके एक बार फिर ईरान को गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, एक तीसरा फ्रंट खोलने की कोशिश क्यों की इस्राएल ने, जबकि स्वयं उसके फौजी मारे जा रहे हैं गाजा में। एक और उदाहरण देते हैं। इधर दिल्ली में इस्राएल दूतावास के बाहर एक बम धमाका भी होता है। भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन हमला होता है। तुरंत पेंटागन घोषणा करता है कि इसके पीछे ईरान है। कोशिश ये भी है कि भारत इस्राएल से अपनी दोस्ती के चलते और उसके जहाज पर हुए हमले से गुस्सा होकर ईरान के खिलाफ बोले, या कम से कम दुनिया में ईरान के खिलाफ माहौल और अधिक बनकर तैयार हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा करते हैं कि जो भी इस हमले के पीछे है उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ईरान के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि जान रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े दिनों से भारत को बैकफुट पर इसलिए ले जाने की कोशिश थी कि भारत साथ देने के लिए विवश हो जाए। पर राजनाथ सिंह सब कुछ समझते हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स की भी समझ में खेल आ रहा है। भारत सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया रशिया के दौरे पर। पुतिन भी जान रहे हैं कि अब क्यों आए हैं जयशंकर। आमतौर पर पुतिन किसी और देश के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं करते, परंतु उन्होंने न केवल जयशंकर से मुलाकात की बल्कि उससे पहले अजीत डोभाल जब रशिया गए तो उनसे भी मुलाकात की। भारत ने संदेश दे दिया है, हमें उकसाने की कोशिश ना करो, हम ना तो तुम्हारे प्रेशर में आकर युद्ध में कूदेंगे, हमारे पास और भी विकल्प है। रशिया हमारा विकल्प है। रशिया बड़े जमाने से हमारे साथ खड़ा रहा है। कोई बार बार यदि दगाबाजी करता रहा है तो वो यूएस है, जो अपने हित के सामने दोस्तों की बलि चढ़ाने के लिए अब जाना जाने लगा है। भारत की समझ में ये बात अब आ गई है। यदि आप रियल न्यूज इंटरनेशनल देखते रहे तो आप जानते होंगे कि बीते 3 वर्षों से हम बस यही कहते रहे। उस समय कुछ लोगों को लगता होगा कि हम भारत की विदेश नीति के खिलाफ बोल रहे, भारत की विदेश नीति के खिलाफ अवश्य बोल रहे थे, परंतु देश के हित में जो कुछ हमें समझ आ रहा था वो बोल रहे थे। और अब उसका एंडोर्समेंट भारत ने यूएस का दामन छोड़ रशिया के करीब होकर एक बार फिर कर दिया। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरे विशेष प्रोग्राम घूमता आईना में बनती बिगड़ती खबरों पर मेरा एनालिसिस करने का सिलसिला जारी है। रियल न्यूज इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और खबरों को अपने मित्रों को भी भेजते रहिए।